बच्चों हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसमें। देखिए अभी हम एक सिनेरियो लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ रखा है, उसके लिए मतलब उसी को एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है तुमको कुछ देर बाद बताऊंगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक लैंड है हमारा, ठीक। अब हमारे पास लैंड लिमिटेड है, आपको पता है लैंड इज फिक्स्ड, हम इसको बढ़ा सकते नहीं, ठीक है। ये हमारे पास लैंड है और हमें यहाँ पे दो चीजें उगानी है। एंड इस लैंड, ये जो लैंड है ये तुम्हारी कौन सी मिट्टी पता है? ये तुम्हारी ब्लैक सॉइल है, ठीक। आपको पता होगा ब्लैक सॉइल में क्या फेवरेबल होता है जो प्रोड्यूस होता है? कॉटन। तो यहाँ पे क्लॉथ की जगह हम कॉटन कर लेते हैं। तो मान लो कि अब हमारे पास रिसोर्सेस तो लिमिटेड है और हमें यहाँ पे प्रोडक्शन करना है, तो ब्लैक सॉइल है, हमें यहाँ पे कॉटन और व्हीट उगाना है, ठीक। तो अब इसमें कॉम्बिनेशन मान लो कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं, कि मतलब हम चाहें तो दोनों चीज मिला करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये ज्यादा फेवरेबल किसके लिए मिट्टी है? ये वाली मिट्टी फेवरेबल है कॉटन के लिए, ठीक है। वीट भी यहाँ पे उगा सकते हैं हम, कुछ हद तक वीट उगेगी, ऐसा नहीं है कि देखो वीट के लिए लोमी सॉइल होती है और कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल होती है, लेकिन फिर भी चलो हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई वीट भी कुछ हद तक प्रोड्यूस हो सकता है। तो बस वैसे हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ठीक। डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाएंगे, चेक करेंगे कि भैया क्या होता है, ठीक। देखो वीट जो हम मेजर करने वाले हैं वो लाख टन्स में करने वाले हैं और क्लॉथ मेजर करने वाले हैं बेल्स में। बेल्स समझते हो क्या होता है? जो बड़े बड़े रोल होते हैं ना कॉटन के, बड़े बड़े रोल जो गोल गोल होते हैं, दैट इज नोन एज बेल्स, ठीक है। वो बेल्स पे प्रोड्यूस होता है। अब अगर हमें प्रोड्यूस करना है कॉम्बिनेशन ए देखें, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि पूरा का पूरा कॉटन उगा दें, है ना। वीट ना उगाए, क्योंकि ये मिट्टी किसके लिए फेवरेबल है? कॉटन के लिए। तो हमने मान लेते हैं कि 15,000 या ये मान लो कि 1000 बेल्स है, तो 15,000 बेल्स हमने उगाई कॉटन। तो मतलब पूरा का पूरा कॉटन उगाया गया, ठीक है। समझ आ गया ना, ठीक है। पूरा का पूरा कॉटन लगाया, ठीक। अब अगला कॉम्बिनेशन हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा लैंड हम दे दें, थोड़ा सा लैंड। यहाँ पे हम क्या उगा लें? यहाँ पे उगा लें वीट, यहाँ पे वीट उगा लिया। तो मान लेते हैं कि हमने 1,00,000 टन वीट उगा लिया, जिसके लिए हमें कॉटन को मान लो कि ये भी लाख ही है, ठीक है, लाख बेस। तो हमने ये सेक्रीफाइस किया, तो सेक्रीफाइस हो जाएगा, ये 14 पे आ जाएगा। कुछ तो सेक्रीफाइस होगा ना, दोनों चीज तो कैसे ग्रो हो जाएगी? ऐसा पॉसिबल है बेटा कि हम ये 15 लाख यहाँ पे भी 15 यूनिट्स ही बना लिया, यूनिट्स समझो 15 ये बना लिए, 0 बनाए, और हमने कुछ लैंड वहां पे दे दिया वीट के लिए, और तो हम 15 नहीं बना पाए। पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। क्यों? इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास लैंड यूज हुआ। ऐसा थोड़ी ना है कि इसका जो है आपका मतलब इसका प्रोडक्शन उतना ही रहेगा। पॉसिबल नहीं है भाई, लैंड का कम हो गया तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अनलेस एंड अनटिल वहां पे टेक्नोलॉजी अच्छी कुछ आ जाए, तो वो चीज हमारी फिक्स है, ठीक है। हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी फिक्स है, रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, बढ़ नहीं रही है। समझना, ये सिनेरियो समझना, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद मान लो कि हमको वीट और खाना था, हमें वीट पसंद आया, तो हमने 1 यूनिट और बढ़ा दिया। अब क्या हुआ? हमने और जगह ले ली, अब हम यहाँ पे वीट उगा रहे हैं, कॉटन और कम हो गया। इस बार कॉटन का जो रेट है वो और तेजी से फॉल होगा ना। क्यों फॉल होगा पता है? क्योंकि अब जो जमीन है, जो मिट्टी है, वो किसके लिए फेवरेबल है? नहीं बेटा, कॉटन के लिए फेवरेबल है, कॉटन के लिए फेवरेबल है। लेकिन अब हमने क्या किया कि हमने वीट को बढ़ाया, तो फिर और लैंड यूज हो गया। इतने लैंड में वीट तुम कम उगा पाओगे एज कम्पेयर टू कॉटन, तो इसीलिए ज्यादा सेक्रीफाइस कॉटन होने लगा। फिर हमने क्या किया, हमको और वीट चाहिए था, फिर हमने एक और कॉम्बिनेशन बनाया और लैंड ऑक्यूपाई कर लिया, और वीट बनाया यहाँ पे और वीट आ गया, और वीट ऑक्यूपाई कर लिया। अब इससे क्या होगा? अब कॉटन और सेक्रीफाइस हुआ, कॉटन गिर करके 3 यूनिट से गिर गया, 9 पे आ गया, ठीक है। समझ रहे हो ना? ऐसा क्यों हो रहा है सर कि आप सेक्रीफाइस बढ़ा दे रहे हो? सेक्रीफाइस इसलिए बढ़ा रहे हो भाई क्योंकि ये जो रिसोर्सेज है किसके लिए ज्यादा एफिशिएंट है? कॉटन के लिए। समझना, काली मिट्टी है, ब्लैक मिट्टी है, ठीक है। अब फिर क्या हुआ? फिर हमने 1 यूनिट और बनाया, अब हमको डैमेज हुआ 4 यूनिट का, ये गिर करके 5 पे आ गया। फिर हमने क्या किया, ये देखो ये और लैंड यूज कर लिया। अब हम कम में कॉटन उगा रहे हैं, ज्यादा में वीट उगा रहे हैं, तुम्हें सेक्रीफाइस बहुत स्पीड से हो रहा है। फिर अब हम चाह रहे थे कि नहीं, एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, पूरे में कॉटन लगा के देखते हैं, पूरे में वीट लगा के देखते हैं क्या होता है। तो हमने ये लैंड भी इस्तेमाल कर लिया और पूरे में वीट लगा लिया। तो ऊपर से नीचे पूरे के पूरे लैंड में वीट लगा रहे हैं, मतलब 5 यूनिट हम ही बना पा रहे हैं। और यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे गिर करके 0 हो गया, 5 का सेक्रीफाइस हुआ। तो तुम देख रहे हो जैसे जैसे हमने रिसोर्स को शिफ्ट किया वीट के टुवर्ड्स, हमारा सेक्रीफाइस जो होने लगा। मतलब द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस वीट, दिस 1 यूनिट ऑफ वीट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग 1 कॉटन। फिर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गेटिंग दिस कॉम्बिनेशन या दिस वीट, ये सेकंड वीट का जो यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसके लिए सेक्रीफाइस क्या था? 2 का। तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गेटिंग दिस कॉम्बिनेशन इज दिस सेक्रीफाइस वी डिड फॉर दिस। अगर इस कॉम्बिनेशन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखें, कॉम्बिनेशन हम गुड्स बना रहे हैं, हम 2 गुड्स बना रहे हैं एक साथ, क्योंकि दोनों चीज प्रोड्यूस हो सकती है यहाँ पे, है ना। बॉटल प्रोड्यूस में हमने, अच्छा सर और भी तो उगा सकते हो आप, सब्जी, शुगर केन सब लगा सकते हो, लेकिन अभी चीजों को लिमिटेड कर, मतलब चीजों को अंडरस्टैंडेबल और स्टडी को इजी रखने के लिए हमने 2 ही अज्यूम करके चला है, 2 ही गुड्स को अज्यूम करके चला है। यहाँ पे 1000 आ सकते हैं, ठीक है, 1000 कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो तुम्हें समझ आया कि इतना कि भाई कॉम्बिनेशन और मतलब कि जैसे जैसे रिसोर्स जो शिफ्ट हो रही है बेटा, इसी जो अगर हम इसी चीज को, ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि हमें ये दिखा रहा है कि भाई हमारी रिसोर्स लिमिटेड है। किसी चीज को अगर चाहिए, अगर हमें किसी चीज को प्रोड्यूस करना है, तो हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और रेट ऑफ सेक्रीफाइस धीरे धीरे हमको ये भी दिखाई दे रहा है बढ़ रहा है। तो हमने ये सब चीज स्टडी करी, लेकिन इस चीज को तुम ग्राफ की जुबानी दिखा सकते हो क्या? अगर इसी चीज को हम ग्राफ के जरिए दिखाएं तो दैट इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इससे हमें ये दिख रहा है, देखो ये कॉम्बिनेशन से हमें ये दिख रहा है कि भाई हमारे रिसोर्स, अगर हम इस रिसोर्स से कितना गुड बना सकते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर दे रहा है कि भाई तुम 0 वीट और 15 कॉटन बना सकते हो, या फिर तुम 1 वीट और 14 बना सकते हो। अल्टरनेटिव यूजेस
ये तो कॉम्बिनेशन है अल्टरनेटिव यूजेस। इसको अगर तुम्हें ग्राफ के जरिए निकालना होगा तो वही ग्राफ कहलाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। तो टॉपिक का नाम लिखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो हम अभी बढ़ने जा रहे हैं, इसी चीज को ग्राफ के जरिए दिखा रहे हैं और वो कहलाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंटियर, ठीक है। सो बच्चों मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ पीपीएफ का, ठीक है। कैसे दिखता है बेटा देखना। ये आपका कौन सा एक्सिस है, ये आपका है वाई एक्सिस, ये वाला आपका है एक्स एक्सिस, ठीक है। आपने सीखा होगा मैथ्स में, ठीक है। ये दिस साइड दिस इज जीरो एंड राइट साइड आपका पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। ये आपका पॉजिटिव ऊपर होता है एंड नीचे आपका नेगेटिव होता है, सीखा होगा आपने ये चीज, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम वीट को प्लॉट कर दे रहे हैं, ये वीट है और यहाँ पे कॉटन है। हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि भाई हम गिवन रिसोर्सेज से कितना वीट और कितना कॉटन बना पाएंगे, हम ये स्टडी कर रहे हैं। तो जब तुमने पहला यूनिट ऑफ वीट बनाया, ठीक है, इसको मैं ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 को इस तरीके से हमने इसको लोकेट कर दिया है। यहाँ पे भी आप लोकेट कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसे प्रॉपरली जो नहीं होता है, जो ग्राफ पेपर पे होता है वैसा नहीं करना होगा। आप नॉर्मली नंबरिंग कर सकते हो, ठीक। ऐसे अगर हम प्लॉट करेंगे तो थोड़ा सा इशू आएगा कि ठीक है चलो करते हैं ट्राई। 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। तो देखो मैंने इस पे ऐसे रफली प्लॉट कर दिया है, आपको प्लॉट ऐसे कर करके नहीं करना होगा, आप फ्री हैंड बना सकते हो। अभी हम सीखेंगे, ठीक है, कैसे बन रहा है क्या हो रहा है। अब इसको हम ये जो कॉम्बिनेशन है ना, अब हमको इसी टेबल को बेटा हम जो ऐसे टेबल बनाते हैं ना, इसको हम इकोनॉमिक्स में शेड्यूल बोलते हैं। दिस टेबल इज नोन एज, जितने भी टेबल्स आगे बनाएंगे वो शेड्यूल कहलाता है, ठीक है। जिससे हम जो है जिससे वो डायग्राम बनाएंगे, जिस टेबल से हम डायग्राम बनाएंगे उसको हम शेड्यूल बोलते हैं, वो टेबल ही होता है। ये पहला शेड्यूल है, तुम्हें इसे याद करना पड़ेगा क्योंकि इजीली जो है ये प्लॉट हो जाता है। तो तुम देखो, अगर जब तुम जीरो वीट बना रहे थे तो तुम कितना कॉटन बना रहे थे बताओ, 15। तो कॉटन कहाँ पे आ रहा है, इधर आ रहा है, देखो कॉटन आपका यहाँ पे आ रहा है। तो हम ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाला इधर आएगा ना 15। जब तुम एक वीट बना रहे थे तो फिर कितना बना रहे थे बताओ, जब तुम एक वीट बनाए तो 40 बनाया, तो फिर सेकंड पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये बी वाला आएगा इधर। थर्ड कहाँ पे है बताओ, सेकंड जब बना रहे हो तो फिर सेकंड बना रहे हो तो फिर आप कितना कॉटन बना रहे हो, 12 बना रहे हो, सी कॉम्बिनेशन आ जाएगा 12, ठीक। इसके बाद क्या है, जब आप थर्ड वीट बनाओगे तो 9 कॉटन बन रहा है, थर्ड वीट में 9 कॉटन बन रहा है, तो फिर यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, थर्ड में आपका 9, ठीक है, इधर। इसके बाद फोर्थ वाले में क्या हो रहा है, फोर्थ वाले में 5 बन रहा है, तो फोर्थ वाले में 5 किधर आएगा, इधर आ रहा है 5, ये देखो ई कॉम्बिनेशन। फिर फिफ्थ वाले में क्या हो रहा है, एफ, ऐसे आ रहा है ऊपर। तो कुल मिलाकर के जो शेप बन रहा है हमारे इसका, तो ये शेप कुछ ऐसा कर्व बना रहा है, कॉनकेव बना रहा है शेप। देखो मैंने प्लॉट किया है ना, तो इसलिए चीजें एकदम नॉर्मली वो फ्री फ्लो पे नहीं बन रहा है, ऐसा टर्न कर रहा है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि आप इसको फ्री हैंड बनाओगे, इसको आप फ्री हैंड बनाओगे तो फ्री हैंड तो इसका पूरा प्रॉपर कॉनकेव लगेगा, ऐसा चेंज नहीं होगा शेप, पूरा फ्री हैंड पे एकदम कॉनकेव लगना चाहिए, ठीक है। मैं बना दे रहा हूँ उसको अच्छे से, तो इसलिए आपको प्लॉट नहीं करना है, आपको प्रॉपरली ऐसे बनाना है जैसे मैं बना रहा हूँ, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ई कॉम्बिनेशन डी कॉम्बिनेशन जो भी है सब है, ठीक है। दिस इज द सी कॉम्बिनेशन, यहाँ पे सी कॉम्बिनेशन आ रहा है, यहाँ पे बी कॉम्बिनेशन है, यहाँ डी कॉम्बिनेशन, यहाँ पे ई वाला कॉम्बिनेशन। तो ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है, ठीक है। अब सर ये बेटर कैसे है डायग्राम, देखो डायग्राम बेटर ऐसे है कि आपको ये बता रहे हैं, देखो जो भी पॉइंट्स हमने प्लॉट किए ए बी सी डी ई, ये सारे पॉइंट्स दिखा रहे हैं कि कितने कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। वैसे तुम एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बना सकते हो, आप बीच में भी कर सकते हो, लेकिन इसको इस डायग्राम से हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई हमारी ये मैक्सिमम है, क्या तुम इसके बाहर जा सकते हो। अगर कोशिश करो बाहर जाने की, चलो देखो अगर हम ये वाला कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करें कि हम एक काम ये करें कि 5 वीट बना ले और 12 कॉटन बना ले, इसको इस तरीके से लिखते हैं हम, 5 वीट 12 कॉटन, ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। वीट पहले क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जब तुम 5 वीट बनाओगे तो जगह ही नहीं बचेगी, कॉटन तो 0 बनेगा। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है जिसे हम कहते हैं जी, ये अनअटेनेबल है ना, इसको तुम बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास इतना लैंड ही नहीं है। अच्छा कभी ऐसा कर सकते हैं कि हम 6 बनाए, 3 वीट बना करके 6 कॉटन बनाए, पॉसिबल है? 3 वीट और 6 कॉटन, देखो भाई 3 वीट पे तुम कितना कॉटन बना सकते हो, 3 वीट पे हम 9 कॉटन बना सकते हैं, लेकिन हम 3 वीट पे 6 कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। मतलब इसका मान लो कि इसको बोल देते हैं एफ है, ये आप अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हो ना, आप 3 के साथ 9 बना देते हो लेकिन 3 के साथ 6 बना रहे हो, तो ये कहलाएगा अंडर यूटिलाइजेशन। देखो जो सर्कल के अंदर जो कर्व के अंदर आएगा वो कहलाएगा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स को तुम कम इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ लैंड खाली जा रहा है। और बाहर जो जाएगा वो कहलाएगा अनअटेनेबल रिसोर्सेज, या आपकी कैपेसिटी के बाहर जा रहा है, वो आप बना नहीं सकते। अगर जो पॉइंट पे आएगा वो कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा आपका जो आपके पीपीएफ पे जो लोकेट हो रहे हैं पॉइंट्स, वो कहलाते हैं एफिशिएंट या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो पीपीएफ बनाने का फायदा ये रहता है कि इससे आप ये वाले पॉइंट्स दिखा सकते हो, पहली चीज इसमें शिफ्टिंग और चेंजेस भी दिखा सकते हैं, वो आगे सीखने वाले हम, ठीक है। कल को हमारी रिसोर्सेज बढ़ गई तो हमारे सर्कल ये बढ़ जाएगा ना, ऐसे इधर चला जाएगा, तो वो चीज आप इसमें नहीं दिखा पाओगे, वो इसमें दिखा पाओगे, तो इसमें ज्यादा बेटर विजुअलाइज कर सकते हैं। दैट इज द रीजन ये बेटर होता है एज कंपेयर टू दिस टेबल। और एक और चीज हमें ये समझ में आ रही है कि देखो वो फॉल कर रहा है, तुम एक चीज देख रहे हो कि धीरे धीरे फॉल कर रहा है। अब एक चीज तुम ऑब्जर्व करना है यहाँ पे कि तुम्हें
पॉइंट बी से पॉइंट सी में आने में, तुम्हें पॉइंट बी से पॉइंट सी में आने में क्या करना पड़ रहा है, नीचे आना पड़ रहा है, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। मतलब अगर आपको आगे जाना है, अगर आपको ये एक और वीट को कंज्यूम करना है, प्रोड्यूस करना है, तो आपको फॉल करना, नीचे आना पड़ेगा आपको। देखो मतलब ये तुम्हारा सेक्रीफाइस है, आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। देखो ये जो चेंज इन बी आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये सेक्रीफाइस है, तो ये गेन करना पड़ेगा। तो ये दिखा रहा है कि भाई इन ऑर्डर टू गेन द सी यू हैव टू सेक्रीफाइस द बी, ठीक है, या मतलब ये सेक्रीफाइस द कॉटन, यू हैव टू इन ऑर्डर टू गेन वीट यू हैव टू सेक्रीफाइस द कॉटन, ये दिखा रहा है। नीचे आएंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये शेप कैसा इसका है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज द रीजन। ये कभी कभी पूछता है कि भाई इसका शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों, ये क्यों नीचे आ रहा है कर्व, ये कर्व ऐसे क्यों ऊपर जा रहा, इसलिए नीचे आ रहा है क्योंकि तुम्हें अगर वीट का प्रोडक्शन और करना है तो तुम्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। दिस ग्राफ हैज टू कम डाउन इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड, कम डाउन टू मूव फॉरवर्ड, दैट इज द रीजन ये शेप ऐसा बना रहा है। क्लियर और नॉट। तो ये आपको ये भी मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि भाई जैसे मान लो कि अगर कोई डायग्राम है ऐसा बना दो जो इस तरीके का है, इसका मतलब आगे बहुत कम बढ़ रहा है, फॉल ज्यादा कर रहा है, आगे बहुत कम कर रहा है, बढ़ रहा है, फॉल ज्यादा कम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि सैक्रिफाइस बहुत बड़ा कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। ये ग्राफ दिखा रहा है, ये टेबल से कम देख सकते हैं, टेबल से देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। टेबल में अगर हम एक चीज डिफिकल्टी होगी विजुअलाइज, मतलब ये जो चीज होती है ज्यादा इंफॉर्मेशन पोर्ट्रे करता है। जैसे बार डायग्राम है ज्यादा अच्छा होता है ना एज कंपेयर टू टेबल, ठीक है। तो इसको देख करके तुरंत समझ जाएंगे। कोई पॉइंट अगर यहाँ पे आ रहे तो समझ जाएंगे भाई एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रही है। कोई पॉइंट ये है तो मतलब बाहर चला गया। इसमें के लिए तुमको देखना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कितनी रिसोर्सेज है। इसमें ये दोनों चीज दिखा नहीं पाएंगे, ये दिखा सकते हैं लेकिन वो दिखा नहीं पाएंगे, पता नहीं चलेगा, लेकिन ये देख के तुरंत मालूम चल जाएगा। तो ये है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंट एंड। अच्छा बच्चों, जब हम ये डिस्कस कर रहे थे तो हमने कुछ चीज अज्यूम कर रखी थी। मैंने बोला था कि भाई हमें अगर एक कॉटन जो है हमें अगर एक वीट खाना है तो कॉटन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैंने ये बोला था तुमसे। तो मैंने ये बोला था कि टेक्नोलॉजी, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक वीट खाने के लिए अगर एक वीट बढ़ा दें तो कॉटन उतना ही बने, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तब कर सकते हैं जब टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए या हमारा लैंड बढ़ जाए। तो मैंने तो ये चीज पढ़ने के लिए जब हम पीपीएफ पढ़ते हैं या फिर इकोनॉमिक्स तुम कुछ ही पढ़ोगे ना, इकोनॉमिक्स एक इंटरडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, वो बहुत चीजों का असर उसके ऊपर आ रहा होता है। तो इसलिए जब हम किसी भी चीज की स्टडी करते हैं तो हमें चीजों को अज्यूम करके चलना पड़ता है। तो इसमें जो आपकी अजम्पशन होगी, पहला अजम्पशन है कि रिसोर्सेज आर गिवन इन द इकोनॉमी, मतलब रिसोर्सेज दे रही होंगी, मतलब लैंड हमारे पास होगा। ऐसा नहीं है कि तुम चले कॉमर्शियल बनाए तुम्हारे पास लैंड ही नहीं, हवा में उगाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, टेक्नोलॉजी क्या रहेगी, इज कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी अगर आप अपग्रेड करने लगो तो शेयर तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तब तो अनअटेनेबल भी अटेनेबल हो जाएगा। तुमने कोई बड़ी टेक्नोलॉजी निकाल दी कि वो काली मिट्टी में तुम अच्छे से जो है तुम ग्रीन रेवोल्यूशन लिया दे रहे हो, काली मिट्टी में तुम ज्यादा उगा रहे हो भी, तुमने कोई टेक्नोलॉजी से बना दी, मिट्टी का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, लो तो अब तब फिर कहाँ पीपीएफ बनेगा, फिर तो वो घूमने लगेगा, ऐसे जाने लगेगा। क्लियर। तो फिर तो ऐसा शेप आ जाएगा, ये लो ये बन जाएगा, ऐसा शेप, ये ऐसे आने लगेगा, शेप भी टेढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए वो स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अजम्पशन रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये दो अजम्पशन ही हो गया। और क्या अजम्पशन रखना है इसमें हमें, एक और अजम्पशन है थर्ड, कि जो रिसोर्सेज है वो आप वेस्ट नहीं करोगे, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। तो ये सारी चीजें अजम्पशन करने के बाद ही हम ये टेबल पढ़ेंगे। तो एग्जामिनेशन में पूछेगा बताओ पीपीएफ क्या, पीपीएफ आएगा 6 नंबर का। तो आप पहले क्या लिखेंगे कि पीपीएफ क्या होता है, इट रिफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लिख लीजिएगा अगर आपको लिखना है कॉपी में। सो पीपीएफ का डेफिनेशन क्या होता है, इट रिफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ two goods that can be produced with given amount of resources and technique of production। बच्चों ये चीज जो है मैंने डेफिनेशन बोली है, इसको आप फिर से प्ले कर लीजिएगा, मतलब रिवाइंड करके फिर से लिख लीजिएगा आपने उसमें, ठीक है, कॉपी में। एग्जामिनेशन में 6 नंबर क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, तो आपको किस तरीके से लिखना है, जो मैंने डेफिनेशन बताई वो आपको लिखनी है, पहली चीज स्टार्ट करना है। इसके बाद सबसे पहले अजम्पशन लिखना है। इसको पढ़ने से पहले हमने क्या अज्यूम करके रखा है, तो ये है अजम्पशन कि रिसोर्सेज गिवन है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, रिसोर्सेज आर फुल्ली एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड है। फिर इसके बाद एक टेबल बनाएंगे जिसे बोलते हैं शेड्यूल, ठीक है। तो 1 नंबर का डेफिनेशन, 1 नंबर का अजम्पशन, आपका 1 नंबर का शेड्यूल कितना हुआ, 3 नंबर, 4 नंबर आपका ये हो जाएगा डायग्राम, चौथा नंबर, और 2 नंबर का एक्सप्लेनेशन। आपको एक्सप्लेनेशन में लिखना क्या है बच्चों, वो समझ लो। एक्सप्लेनेशन में ये लिखना है कि भाई जितने पॉइंट्स है ए बी सी डी ई, वो सारे इक्वल और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को दिखा रहे हैं, ठीक है। पॉइंट एच क्या दिखा रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। पॉइंट जी क्या दिखा रहा है, अनअटेनेबल, ओवर नहीं कर सकते, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, या अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है जो कि अचीव नहीं कर सकते। और क्या बता रहा है कि हाँ मतलब ऑल पॉइंट्स ऑफ पीपीएफ, बस इतना ही है, 3 ही पॉइंट लिखेंगे आप, ठीक है। इसके बाद आगे बताने का एक और आप बता दे सकते हो कि भैया इन पॉइंट ए ऑल वी आर प्रोड्यूसिंग ओनली कॉटन एंड वी आर सैक्रिफाइसिंग all the productions of wheat, and as we are moving towards point F, from the point A we are sacrificing some portions of cotton and in order to gain 1 unit of wheat। ये बोलोगे। हम ये भी कहेंगे इसमें कि the resources are more efficient for the cotton, so that is the reason the rate of sacrifice in the cotton is more। Clear? इतना लिखोगे बस, ठीक।
फिर से समझेंगे, एक बार रिकैप करेंगे कि भाई हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे जो हमारी 2 लाइन की है, फिर assumption लिखेंगे, कोई 2 लिखेंगे बस, ठीक है। इसके बाद शेड्यूल लिखेंगे एंड देन ये डायग्राम बनाएंगे, इसमें मोस्ट ऑफ द नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब तुम्हें फ्री हैंड बनाना है, तुम्हें प्लॉट नहीं करना है नंबर्स, तुम्हें फ्री हैंड बनाना है। फ्री हैंड का मतलब क्या होता है? फ्री हैंड मतलब तुम्हें इस तरीके से बनाना है, ये बन गया। बस तुम्हें यहाँ पे वीट लिखना है, यहाँ पे तुम्हें कॉटन लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है एक्स, यहाँ पे लिखना है एक्स एक्सिस पूरा लेबल करना है, और लिखना है वाई एक्सिस, और यहाँ पे तुम्हें ए बी सी डी ई एफ ऐसे लिखना है बस। और यहाँ पे जी, यहाँ पे एच जो भी आ रहा है तुम्हारा, एच जी जो भी आ रहा है, तो आप यहाँ बताएंगे कि भैया एच जो है वो अनरिलाइजेशन है और जी जो है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। इतना बता दिया, मैक्सिमम हो गया। ज्यादा अगर टाइम बचेगा तो लिख देना कि भाई ए से एफ जाने में हम कॉटन को सेक्रीफाइस करते हैं और वीट को गेन करने के लिए। इतना लिखोगे एंड मोर देन एनफ है आंसर, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है। सर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाएगा, 4 नंबर में आ जाएगा, तो क्या करेंगे भाई? 3 नंबर अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम शेड्यूल को इग्नोर नहीं कर सकते हो, तुम एक्सप्लेनेशन छोटा कर दे रहे हो तो एक्सप्लेनेशन मत लिखना, चल जाएगा। तो जैसे 4 नंबर में अगर आया तो तुम शेड्यूल को छोड़ सकते हो, अगर 4 नंबर में आया शेड्यूल छोड़ देना, लेकिन एक्सप्लेनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा टीचर उस पर नंबर देता है, तो एक्सप्लेनेशन मत छोड़ना, आप शेड्यूल मतलब वो कर लेना, क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन लिख देना, शेड्यूल छोड़ देना। 3 नंबर में भी यही काम करना है, इतना ही करना पड़ेगा, ये बेयर मिनिमम। तो एटलीस्ट 2 assumption, डेफिनेशन, डायग्राम और एक्सप्लेनेशन। 6 नंबर में तो शेड्यूल बना देना, लेकिन कोशिश करना तो शेड्यूल बना दो, एक एज होता है। अच्छा ठीक है, तो ये रहा आपका पीपीएफ। अब इसके बारे में और चीज जानेंगे, ठीक है। सो बच्चों इसमें अगर हम एक बार निकाल के देखें कि कितना हमने सेक्रीफाइस किया और कितना हमने गेन किया, तो उसके लिए एक मैं वर्ड लिख रहा हूँ जिसे बोलते हैं मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसमें एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं एमआरटी। ये मार्जिन, देखो हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ लिया क्या होता है। ये मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि हम कितने मार्जिन ऑफ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तुमको पता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब होता है कितनी मार्जिन का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। देखो अगर हम यहाँ देखें पहले वाले में कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जो मार्जिन जब निकालनी होती है कि रेट ऑफ सेक्रीफाइस, डिफरेंस कितना है 2 कॉम्बिनेशन के बीच में सेक्रीफाइस का, तो वो निकालना है, तो ये नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ डैश होगा। लेकिन जब यहाँ देखेंगे तो जब हम इस कॉम्बिनेशन से इस कॉम्बिनेशन में आए तो हमने कितना सेक्रीफाइस किया, 1 का। क्या 1 का सेक्रीफाइस किया? यहाँ से यहाँ गए तो 1 का सेक्रीफाइस किया, यहाँ पे 1 का गेन किया, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ गए तो कितने का सेक्रीफाइस किया, 2 का किया। फिर यहाँ से यहाँ गए तो कितने का किया, 3 का किया। फिर यहाँ से क्या कितने का किया, 4 का। फिर यहाँ से यहाँ गए कितने का किया, 5 का। द रेट ऑफ सेक्रीफाइस यू डिड when you are substituting the resources या moving the resources from this combination to this combination is known as MOC. Margin opportunity cost refers to the number of units या commodity sacrifice. जितनी units या commodity जो आप sacrifice कर रहे हैं to gain one additional unit of this commodity is known as margin opportunity cost. समझ में आया कि नहीं आया? नंबर ऑफ यूनिट जो भी आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन पीपीएफ। देखो ये पीपीएफ में बढ़ता हुआ जा रहा है, देखना ऑब्जर्व करना है इसको, ये बढ़ रहा है, ठीक। अब एक और वर्ड इसी के साथ आता है एमआरटी, ठीक है। एमआरटी आता है और एमओसी, दोनों ही चीजें आती हैं बच्चों, ठीक है। तो एमआरटी क्या होता है? एमआरटी पहले वाले में डैश होगा, ये एक रेशियो होता है, याद रखना। देखो एट द एंड हम क्या समझेंगे इसमें कि हम रिसोर्स को शिफ्ट कर रहे हैं, कॉटन से उठा करके वीट के लिए हम रिसोर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, किसमें? वीट में, वीट को प्रोड्यूस करने में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वो ट्रांसफर का मतलब रेट जो है वो रेशियो में दिखाता है। मैंने यहाँ पे रेट लिखा है, यहाँ पे रेशियो आएगा बच्चों, द रेशियो ऑफ ट्रांसफरिंग द कमोडिटी फ्रॉम कॉटन टू वीट, ठीक है। तो इसका रेशियो निकालना है। पहले वाले को तो कुछ नहीं होगा, मतलब कितने का तुमने गेन, कितने का किया? तुमने 1 को गेन किया। यहाँ पे वीट के बारे में बात कर रहे हैं, तो तुमने 1 वीट को गेन किया, ठीक। कितना सेक्रीफाइस किया? 1 कॉटन को सेक्रीफाइस किया। यहाँ पे फिर तुमने 1 वीट गेन किया, कितना सेक्रीफाइस किया? 2 कॉटन सेक्रीफाइस किया। फिर यहाँ पे तुमने कितना गेन किया? 1 वीट गेन किया और 3 कॉटन को सेक्रीफाइस किया। फिर यहाँ पे 1 वीट गेन किया और यहाँ पे 4 कॉटन सेक्रीफाइस किया। फिर यहाँ पे 1 वीट गेन किया, यहाँ पे 5 कॉटन सेक्रीफाइस किया। तो ये जो रेशियो के बारे में जब हम बात करते हैं दैट इज नोन एज एमआरटी, और अगर हम यूनिट्स की बात करेंगे दैट इज नोन एज एमओसी। दोनों का मतलब एक ही है, इट बोथ द एमओसी एंड एमआरटी। एमआरटी में रेशियो लिखेंगे, एमओसी में नंबर ऑफ यूनिट्स लिखेंगे। द नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस इन ऑर्डर टू गेन वन एडिशनल कमोडिटी इज नोन एज योर एमओसी। एमआरटी इज द रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस you did in order to gain one additional commodity। ये रेशियो दोनों में देखो, दोनों में एमओसी और एमआरटी बढ़ रहा होता है। तो इससे हमें ये समझ में आया जो पीपीएफ होता है, पीपीएफ में जो एमआरटी होता है वो क्या होता है? वो बढ़ रहा होता है, एंड वो बढ़ रहा होता है इसीलिए इसका शेप ऐसा आ रहा होता है, इसीलिए इसका शेप ऐसा आ रहा होता है। ये शेप कहलाता है कॉनकेव। कॉनकेव मतलब जो इस तरीके से शेप आता है, केव की तरह शेप आ रहा है ना, मान लो समझ लो ये केव है, तो कॉनकेव हमेशा केव की तरह होगा, बंद रहता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स क्या होता है? ठीक, वो इस तरीके से होता है, ये होता है कॉन्वेक्स, ठीक। तो अब ये चीज देखो कि भाई हमारा एमओसी और एमआरटी क्लियर हो गया। आपको एक और चीज बताता हूँ कि हम पता है एक स्लोप, कोई भी जो ग्राफ होता है उसका स्लोप होता है। स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ये ट्राइंगल जो है ये चेंज है। किसी भी स्लोप ऑफ कर्व को अगर निकालते हैं, स्लोप ऑफ कर्व, कोई भी कर्व बना होता है उसका जो स्लोप होता है या जो कोई भी ग्राफ बना होता है उसका जो स्लोप होता है उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो एमआरटी जो होता है, बताओ वाई एक्सिस पे क्या है? हमारे वाई एक्सिस पे क्या है? कॉटन है कि क्या है? कॉटन है। वाई एक्सिस पे हमारे कॉटन है, और हमारे एक्स एक्सिस पे क्या है? वीट है, ठीक। तो पहले वाले में कितना है तुम्हारा ये एमआरटी? देखो आपका पहले वाले में कितना है? ये वीट
अपॉन कॉटन, है ना, थोड़ा सा उल्टा हो गया है, हम ये चीज हमने उल्टी कर दी है थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। मैंने एमआरटी में ये उल्टा लिखा हुआ है बच्चों, इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, इसको हमें ये चीज यहाँ करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये क्लियर नहीं होगा थोड़ा सा, क्योंकि ये स्लोप होता है ना, इसको प्लीज ठीक कर लो कि मैंने उल्टा लिखा हुआ है। देखो एमआरटी जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो रेशियो में एक्सप्रेस किया जाता है, हमने गलती से वैसे लिख दिया। आप इसको यहाँ पे पहले लिखेंगे जो आपने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। तो आपने 1 कॉटन का सेक्रीफाइस किया 1 वीट को गेन करने के लिए, फिर 2 कॉटन को सेक्रीफाइस किया 1 वीट को गेन करने के लिए, फिर 3 कॉटन को सेक्रीफाइस किया 1 वीट को गेन करने के लिए, फिर 4 कॉटन को सेक्रीफाइस किया 1 वीट को गेन करने के लिए, और 5 कॉटन को सेक्रीफाइस किया 1 वीट को गेन करने के लिए। बेटा जो एमआरटी होता है वो रेशियो होता है, और एमओसी जो होता है वो नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अब जो अगर पूछेगा एग्जाम में तो हमेशा एमआरटी के लिए आप रेशियो लिखेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ द सेक्रीफाइस ऑफ द कमोडिटी यू डिड टू गेन वन एडिशनल कमोडिटी ऑफ अनदर कमोडिटी, ठीक है। एक कमोडिटी को गेन करने के लिए दूसरी कमोडिटी का जो सेक्रीफाइस है दैट इज नोन एज एमआरटी। वो रेशियो में होता है, ये यूनिट्स में होता है। इसमें ये रेशियो बढ़ता रहता है, दोनों में ही देख रहे हैं, इसमें रेशियो बढ़ता रहता है, इसमें यूनिट बढ़ता रहता है, ये बढ़ता रहता है। दैट इज द रीजन ये जो हमारा पीपीएफ है वो कॉनकेव शेप में आता है। अच्छा, जब स्लोप अगर किसी का निकालना होता है तो स्लोप किसी भी कर्व का, तो उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो मार्जिनल हमने वर्ड इस्तेमाल किया वो चेंज ही तो निकाला है। इन दोनों में कितना बदलाव है, दैट इज नोन एज मार्जिनल। इन दोनों में कितना बदलाव है वही तो लिखा है, कितना बदलाव कितना बदलाव कितना बदलाव वही तो लिखा है, तो वही तो चेंज है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है, कॉटन, वाई एक्सिस पे क्या है, वीट। तो ये वाला अगर देखें हम तो ये वाई तो एक्स एक्सिस ही है, मतलब ये जो वाई है ये सारा कॉटन ही है, ये वाई एक्सिस पे है, तो चेंज इन वाई है कह सकते हैं इसको। और ये क्या है बच्चों, ये है चेंज इन एक्स। तो दिस अपॉन ये रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हो, अगर आप चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स लिखो ऐसा कुछ आएगा 1/1, 2/1, 3/1, 4/1। तो ये क्या चीज है 1 मतलब ये सारी ये है क्या चीज, यही तो है बेटा एमआरटी यही तो है। तो इसीलिए कहा गया एमआरटी और स्लोप ऑफ कर्व, मतलब एमआरटी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ पीपीएफ। पीपीएफ का स्लोप और एमआरटी दोनों सेम चीज है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ पीपीएफ जो हो रहा है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, स्लोप ऑफ पीपीएफ बढ़ता है, जैसे हम वीट के लिए आगे बढ़ते हैं स्लोप ऑफ पीपीएफ बढ़ता है। सो दैट इज द रीजन कि स्लोप ऑफ पीपीएफ या फिर एमआरटी बढ़ता रहता है। इसी की वजह से हमारा जो पीपीएफ है वो कॉनकेव शेप का होता है। समझे कि नहीं? अब तुम करेक्ट कर पा रहे हो कि एमआरटी और स्लोप सेम चीज क्यों है, क्लियर? क्योंकि ये चेंज इन वाई है, ये चेंज इन एक्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एमआरटी है और जो क्या बोलते हैं स्लोप है, दोनों ही ये सेम चीज है और ये बढ़ता रहता है। तो वाई इट इज कॉनकेव क्यों होता है, उसका रीजन क्या है भाई? क्योंकि एमआरटी क्या होता है, इंक्रीज करता रहता है, पहला रीजन। ये दूसरा रीजन कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, एक गुड को गेन करने के लिए तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेन वन कमोडिटी। लिख लेना भाई, यू हैव टू सैक्रिफाइस द अदर। दैट इज द रीजन कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मैंने क्या सिखाया है कि आगे बढ़ना अगर है तो फॉल करना पड़ेगा ग्राफ को, तो इसलिए आगे बढ़ता है तो फॉल करता है, आगे बढ़ता है तो फॉल करता है, आगे बढ़ता है तो फॉल करता है। दैट इज द रीजन का शेप इस तरीके से आता है, दोनों का रीजन अलग अलग है। अब कोई तुमसे पूछेगा कि भाई पीपीएफ कॉनकेव क्यों होता है, बोलोगे एमआरटी बढ़ता रहता है। अच्छा चलो एक जादू करते हैं, इसको मैं कर दूं कांस्टेंट। अब बोलो क्या होगा, ये कांस्टेंट हो गया 1 1 1 1 1। स्ट्रेट मतलब ऐसे नहीं, ऐसे बन जाएगा ये स्ट्रेट लाइन। अच्छा मैं इसको और चेंज कर दूं, इसको मैं उल्टा कर दूं, चलो अब बताओ, ये 5 4 3 2 1 हो जाए तब शेप ऐसा बनने लगेगा। तो कभी कभी पूछता है कि या वाई पूछता है कि कब ऐसा होगा कि तुम्हारा पीपीएफ कॉन्वेक्स बन जाएगा, जब हमारा एमआरटी गिरने लगेगा, या जब हमारा कभी पूछता है कि बताओ कभी स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा स्ट्रेट, जब हमारा एमआरटी कांस्टेंट हो जाएगा। और जनरली होता क्या है वो कॉनकेव, क्योंकि हमारा एमआरटी बढ़ता रहता है। आई होप समझ में आया होगा। तो आगे हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज। अगर ये आपको समझ में अगर आया पीपीएफ तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अब एंड करते हैं, फिर बाय बाय, आगे का कल सीखेंगे।